हेलो दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी करा रहा हूँ, उसी क्रम में आज मैं जियोग्राफी के तीसरे लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम लोग आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो भारत और दूसरा उत्तर प्रदेश। भारत और उत्तर प्रदेश के बारे में, दोनों के बारे में सामान्य जानकारी, उनके बारे में सामान्य जानकारी, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल की परीक्षाओं में, तो सामान्य जानकारी के बारे में आज हम लोग आप पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत का नक्शा है। तो मैंने जब मैं महाद्वीप आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था भारत किस महाद्वीप का देश है, किस महाद्वीप के अंदर आता है भारत। भारत जो है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है, तो एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के अंदर भारत आता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि भारत यदि जनसंख्या के हिसाब से विश्व में देखा जाए तो पहले प्रथम स्थान पे है, वर्तमान में प्रथम स्थान पे है। यदि 2011 की जनगणना के आधार पर यदि प्रश्न पूछ दे आपसे तो दूसरे स्थान पे था, वर्तमान में प्रथम स्थान पे है। और क्षेत्रफल में यदि पूछ दे, क्षेत्रफल के हिसाब से यदि पूछे तो क्षेत्रफल के हिसाब से जैसा कि मैंने आपको बताया था 7वें स्थान पे, 7th पोजीशन पे है, 7वें स्थान पे है। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत विविधतापूर्ण देश है, बहुत सारी विविधताएं हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे भारत में क्या है, पर्वत है, इसके बाद इधर मैदानी क्षेत्र है ये पूरा, इसके बाद पठारी क्षेत्र है, ये प्रायद्वीप का पठार बोलते हैं इसको। इसके बाद कुछ क्या है, द्वीपीय क्षेत्र भी हैं। तो इस तरीके से भारत विविधतापूर्ण, यानी बहुत सारे, विविधता का मतलब समझ ही रहे हैं, विविध मतलब कई प्रकार के क्षेत्र हैं इसमें। भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की दो तरीके की सीमा है, एक तो ये जलीय सीमा, नीचे जल है, महासागर है ये, और स्थलीय सीमा ये वाला, स्थलीय सीमा ऊपर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सभी स्थलीय सीमा में आते हैं। ये सब ऊपर से लेके ये पूरा स्थलीय सीमा में आते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, वो 15,200 वर्ग किलोमीटर है। कितनी वर्ग किलोमीटर? 15,200 वर्ग किलोमीटर है। और यदि स्थलीय ही पूछता है आपसे, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ भारत की लगती है, तो 7 देश हैं प्लस एक, 7 देश ही हैं, 7 देश मान लीजिए, प्लस एक मत करिए क्योंकि जलीय सीमा एक नहीं अनेक देशों के साथ लगती है। 7 देश हैं। यदि आपसे पूछ दे स्थलीय सीमा भारत की कितने देशों के साथ लगती है, तो 7। प्रश्न आपसे पूछता है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, तो ये बांग्लादेश के साथ। 7 देश पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, पहला बांग्लादेश, ऊपर आपको दिख रहा है इधर चीन के बाद यहाँ देखिए म्यांमार के साथ भी भारत का सीमा लगता है, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। टोटल कितने हो गए? 7 देश हैं, स्थलीय हैं ये। इसके अलावा नीचे श्रीलंका, इधर मालदीव, नीचे यहाँ श्रीलंका है यहाँ पे, और मालदीव और इंडोनेशिया, इन सब देशों के साथ भी भारत की जलीय सीमा लगती है। तो जलीय से प्रश्न नहीं पूछा है, स्थलीय से ही पूछा है। तो सबसे बड़ी सीमा यदि आपसे पूछ दे किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ। सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी सीमा चीन के साथ। तो पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे चीन, और सबसे कम यदि आपसे पूछ दे तो अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान, आपको याद होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा है वो भारत के, जो कर्क रेखा है वो भारत के, कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से। 8 राज्यों को यहाँ पे देख लीजिए, 8 राज्यों को यहाँ पे देख लीजिए।
8 राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, राजस्थान से थोड़ा सा जाता है यहाँ पे। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्य हैं। मैंने पीछे आपको पढ़ाया था। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा लगभग भारत को बराबर 2 भागों में बांट देती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। यदि आपसे पूछ दे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 28 + 8 जो हैं, 28 + 8, 28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनके नाम और इनकी राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। राजधानी, ये आपका होमवर्क है, इसको याद करना है। तो मैं याद तो नहीं करा सकता आपको, तो आप इसको खोज भी सकते हैं, किसी भी किताब से खोज के उसको अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश का हम देख लेंगे। इसके अलावा जब यदि हम देखें भारत का उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र, भारत का यदि हम देखें सबसे उत्तरी दक्षिणी, सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पॉइंट क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु भारत की कौन सी है, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो इंदिरा काल है। इंदिरा काल, ये इंदिरा गांधी पे नहीं है, जबकि इंदिरा लक्ष्मी माता का भी एक नाम होता है, तो उनके नाम पे पड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी मत समझ लीजिएगा। इसी तरीके से इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन है, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी जब आपसे पूछ दे तो इंदिरा पॉइंट। यदि सबसे दक्षिणी स्थलीय पूछ दे तो कन्याकुमारी। ध्यान रखिए, स्थलीय जब पूछेगा तब कन्याकुमारी। तो जब पूछ दे कि सब भारत का सबसे दक्षिणी स्थलीय सीमा क्या है, तो कन्याकुमारी। यदि केवल पूछ दे कि दक्षिणी सीमा, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट आपको याद हो गया। इसके अलावा सबसे पूर्वी तो किवीथू। सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है, किवीथू। किवीथू जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे है। और इसके अलावा जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो यहाँ पे गुजरात में है। नाम है उसका सिर क्रीक, सिर क्रीक। तो आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। तो सबसे उत्तरी इंदिरा पॉइंट जो कि जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उस पे है। कन्याकुमारी तमिलनाडु पे है, स्थलीय में तमिलनाडु पे है। इसके अलावा जो किवीथू हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में, और सिर क्रीक कहाँ पे है, गुजरात में। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको जब पढ़ा रहा था महाद्वीप और महासागर, तो दोनों में मैंने बताया था कि एक महाद्वीप या महासागर का नाम है अंटार्कटिका। ये महाद्वीप में भी आता है, महासागर में भी आता है, क्योंकि ये पूरा बर्फ़ से जमा हुआ क्षेत्र है दक्षिणी ध्रुव के पास। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे बहुत सारे देशों ने अपना शोध संस्थान, शोध मतलब रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है। इसी में भारत का 2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पे है। एक है दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा है मैत्री। दोनों याद होना चाहिए आपको, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री 2 शोध संस्थान हैं अंटार्कटिका में भारत के। कभी आपसे पूछ दे तो उत्तरी दक्षिणी मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सर्वोच्च विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है पूरे विश्व की, तो आप जान रहे होंगे, विश्व की है माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय पर्वत पे ही है, लेकिन कहाँ पे है, नेपाल देश में आता है। तो नेपाल देश में ही आता है, नेपाल और चीन की सीमा पे है। तो आप ये जानिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल या चीन की सीमा पर है, भारत में नहीं है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ दे तो केटू, इसी को गाडविन
ऑस्टिन बोलते हैं, गाडविन ऑस्टिन। तो यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ दे तो K2 या गाडविन ऑस्टिन वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कहीं है। ठीक है, जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो फिर से इसको देखेंगे एक बार। यदि आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील। एक एक लाइन का प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो भारत का सबसे बड़ा झील है, खारे पानी की झील है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 2525 किलोमीटर लंबी करीब करीब है गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे भारत के इस समय राष्ट्रपति कौन है? मैंने पीछे भी जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तब भी कहा था, आपको याद होना चाहिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग जान ही रहे हैं। उपराष्ट्रपति को आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, और इसके बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य मंत्री जो भी हैं महत्वपूर्ण मंत्री, आपको याद कर लेना है उसको जाके। यदि आपसे पूछ दे भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर जानते होंगे आप लोग। ग्लेशियर जो बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पर जम के बर्फ़ के रूप में पानी जम जाता है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का है सियाचिन, जो कि जम्मू कश्मीर में है, POK में। सियाचिन सबसे बड़ी ग्लेशियर भारत की सियाचिन है। इसके अलावा जो भारत की साक्षरता है, भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04%। ये आपको याद होना चाहिए, 74.04%। पुरुषों को पूछ दे तो 82.14%, और महिलाओं को पूछ दे तो 65.46%। महिलाओं की साक्षरता कम है, तो ये आपको याद होना चाहिए। महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की अपेक्षा कम है। इसके अलावा लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 943। भारत की कितनी है? 943। किस आधार पे है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पे, क्योंकि 2021 वाली जनगणना अभी तक हो नहीं पाई है। तो पूछेगा तो 2011 वाले से ही पूछेगा, 943। भारत में जैसा कि मैंने बताया 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यदि आपसे कभी पूछ दे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात है। नहीं, गुजरात नहीं, राजस्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, चौथे पे है अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे। सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा यदि आपसे पूछते तो गोवा यहाँ पे है, गोवा सबसे छोटा, गोवा सबसे बड़ा राजस्थान, चौथे पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है मध्य प्रदेश। ये आपको याद होना चाहिए। यदि जनसंख्या के हिसाब से पूछ दे तो जनसंख्या में सबसे अधिक अपना यूपी है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो आइए, इसके बाद हम इतनी बातें तो भारत के बारे में होंगी। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश पे तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने पहले बता दिया कि क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पे है, जनसंख्या के हिसाब से भारत में पहले स्थान पे है। यदि उत्तर प्रदेश को हम देखें तो उत्तर प्रदेश यूपी का जो यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ये याद होना चाहिए, 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस या यूपी दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। क्योंकि उसी दिन 24 जनवरी को ही 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य बना था। यदि आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बड़ा करते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको याद होनी चाहिए।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी पूछ दे, न्यायिक राजधानी तो प्रयागराज, या इसी को पहले इलाहाबाद कहते थे, इलाहाबाद, इलाहाबाद, वर्तमान में इसको प्रयागराज बोलते हैं। क्यों इसको न्यायिक राजधानी बोलते हैं? क्योंकि अपना हाई कोर्ट जो है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट यहीं पे है, हाई कोर्ट का मेन ब्रांच यहीं पे है। एक और ब्रांच उसका लखनऊ में भी है, लेकिन मेन ब्रांच कहाँ पे है? प्रयागराज में, तो इसीलिए इसको न्यायिक राजधानी बोलते हैं। अब मैं बता दूं आपको उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? प्रश्न आपसे एक बार पूछा है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले। इन 75 ज़िलों में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सोनभद्र, जहाँ पे मैं इस समय हूँ, सोनभद्र। तो पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र। सबसे छोटा ज़िला यदि आपसे पूछ दे, सबसे छोटा ज़िला यदि आपसे पूछ दे तो वो है हापुड़। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हापुड़, देखिए यहाँ पे हापुड़ ज़िला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? हापुड़। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश जो अपना है, उसके 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक देश सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक देश सीमा बनाते हैं। उसको हम देखते हैं। पहले हम राज्य देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे? राज्य देखेंगे। ऊपर से देखते हुए उत्तर की तरफ से आते हैं। सबसे पहला राज्य यहाँ पे उत्तराखंड देखिए, जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था सन 2000 में। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था। तो उत्तर प्रदेश का सीमा बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। दूसरा हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे। तीसरा हरियाणा। हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे छोटी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से। प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो हिमाचल। तो 3 राज्य यहाँ पे हो गए, 3 राज्य यहाँ पे हो गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए राजस्थान, यहाँ के बाद यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 7 राज्य हो गए। 7 राज्य। आप मैं मैप को छोटा कर दे रहा हूँ, आपको दिखेगा। मैप को छोटा करने के बाद आपको दिख जाएगा 7 राज्य। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 राज्य हो गए। 8 राज्यों में अब प्रश्न जो आपसे पूछेगा सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? तो मध्य प्रदेश। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद होना चाहिए। राजस्थान के साथ केवल 2, मथुरा और आगरा 2 ही राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो एक देश है जो भारत के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वो है नेपाल। एकमात्र देश नेपाल है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश में आपको बताया था, तो यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होता है एक दिल्ली के साथ भी उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। तो ये हो गया, पूरे देश हो गया नेपाल, और 8 राज्य मैंने बता दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी आपको बता दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो 67.68%। ये आपको याद होना चाहिए। जबकि भारत का कितना है? 74 यानी उत्तर प्रदेश का कम है। उसी प्रकार लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात भारत का कितना है? 943, जबकि उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। याद होना चाहिए ये भी आपको।
इसके अलावा जो अपना उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय जब प्रदेश का पूछता है तो राजकीय लिखता है, जब देश का पूछता है तो राष्ट्रीय लिखता है। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। जबकि राजकीय पक्षी जो है उत्तर प्रदेश का है वो सारस है। सारस, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉन्च। इसी को क्रॉन्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉन्च। तो सारस या क्रॉन्च। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पेड़ है वो अशोक है। अशोक क्या है? अशोक। जबकि हमारे भारत का क्या है? बरगद। पुष्प क्या है? तो पुष्प है हमारा पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसी को टेंसू भी बोलते हैं। टेंसू, टेंसू या पलाश। जबकि भारत का क्या है? कमल। मैं दोनों इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उत्तर प्रदेश का यदि राजकीय चिन्ह भारत का तो अशोक चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का जो है वो उसमें क्या है? इधर दोनों साइड मछली बना होता है, बीच में धनुष और तीर बना होता है। तो ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? दो मछली और तीर और कलाम, तीर और कमान, तीर और कमान। दो मछली, तीर और कमान, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अब कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 403 है विधानसभा में। विधान परिषद में यदि पूछ दे परिषद तो 100। विधानसभा में 403, परिषद में 100। लोकसभा में मैंने बताया ही था 80 सीट है। सबसे अधिक लोकसभा में सीट उत्तर प्रदेश में ही है 80। इसी तरीके से राज्यसभा में भी 31 सीट हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ही हैं। राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की? राजभाषा क्या है? हिंदी उर्दू दोनों है। हिंदी और उर्दू दोनों है। हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू दोनों राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की। तो इतनी बातें उत्तर प्रदेश और भारत से आपको याद होनी चाहिए। भारत में कुछ और बातें हैं जो मैं आपको अभी बता दूं। भारत में एक प्रश्न पीछे पूछा गया था कि जो अपना पश्चिम बंगाल है वो कितनी देशों के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल कितनी देशों के साथ सीमा बनाता है? तो 3 देशों के साथ। देखिए, एक बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल ऐसे ऐसे करके ऊपर तक चला गया है। तो इधर भूटान से सीमा बनाता है, नेपाल से भी सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश अपना 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। बांग्लादेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब यदि कभी आपसे पूछ दे कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से, इधर से और इधर से, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यदि अरुणाचल प्रदेश का भी पूछ दे कि कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो इधर चीन, इधर म्यांमार और इधर भूटान, 3 देशों के साथ ये भी सीमा बना रहा है। इसी तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, हो सकता है कभी प्रश्न और भी पूछ दे अन्य तरीके का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी नदी जो है भारत की कौन है? गंगा नदी, जो इधर से ऐसे बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाके समुद्र में मिल जाती है। और इधर से एक नदी बहते हुए आती है, ये गंगा नदी जो है इधर से बहते हुए आती है बांग्लादेश के बाद, पश्चिम बंगाल में होके ये जाके गंगा नदी मिलती है, समुद्र में मिलती है गंगा नदी। इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आके यहाँ पे वो भी समुद्र में गंगा से मिलते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो ये नदियाँ जो यहाँ पे मिलती हैं तो समुद्र के किनारे वो क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है कि नदियाँ ऐसे आती हैं और आखिरी में आके वो अपना रास्ता बंद कर लेती हैं, तो ढेर सारी नदियाँ क्या करती हैं? ढेर सारे रास्तों से बहने लगती हैं। इस तरीके का कुछ बन जाता है स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसी को डेल्टा बोलते हैं। इसी डेल्टा में क्योंकि यहाँ पे समुद्र से मिल रहा है तो खारा पानी होता है। कैसा पानी होगा? खारा, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो इसी डेल्टा में कुछ विशेष प्रकार के वन और पेड़ उगते हैं, जिसे हम मैग्रोव प्रकार के पेड़ उगते हैं। मैग्रोव मतलब ऐसे पेड़ जो खारे जल में उगते हैं और जिनकी जड़ें जल में जाने के बाद ऊपर की तरफ आके झाँकने लगती हैं। मैग्रोव वन जो खारे पानी में उगती हैं। और इसी जगह कुछ
विशेष प्रकार के पेड़ भी दिखते हैं जिसको सुंदरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदरी। यहाँ से प्रश्न आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न 2-3 बार पूछा हुआ है। तो इस क्षेत्र में जो ये डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष और मैग्रोव नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका एक नाम है मैग्रोव वन, या इसको सुंदर वन का डेल्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर वन का डेल्टा। सुंदर वन का डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। यदि आपसे पूछ दे कि सुंदर वन का डेल्टा कहाँ है, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के नीचे भी है। तो यहाँ पे सुंदर वन का डेल्टा पाया जाता है। खारे वन है, मैग्रोव वन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मैग्रोव वन से या सुंदर वन से डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पे ये बनता है। तो ये बातें हो गई। 2 बातें मैंने अलग से बताई आपको, पश्चिम बंगाल से सीमा, इसके बाद मणिपुर से, अब अरुणाचल प्रदेश से ये सीमा बताया। और मैंने आपको मैग्रोव वन के बारे में बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 बार प्रश्न यहाँ से पूछा है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको लाभ हो, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो जब भी पड़े तो आपको सूचना मिल जाए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।